Good morning, good afternoon, and good evening, friends. Welcome to our channel Organic Chem. आज हमने इससे पहले लेक्चर्स में कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल्स रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की रिलेटिव स्टेबिलिटी पता करेंगे। अब ये रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट की आपस में होगी, जैसे कि कार्बोकैटायन की कार्बोकैटायन से, एक कार्बोकैटायन दूसरे कार्बोकैटायन से कितना स्टेबल है, ये डिसाइड करने के लिए हम रिलेटिव स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पुराने आप टॉपिक्स में देख सकते हैं, इसमें सीबीएसई में भी क्वेश्चन दिए गए हैं और बाकी एग्ज़ाम्स में तो इससे आते ही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और रिलेटिव स्टेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव स्टेबिलिटी कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। जो पैरामीटर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल। ठीक है, सबसे पहले बेंट रेजोनेंस। बेंट रेजोनेंस मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। बेंट रेजोनेंस कुछ ऐसे होते हैं कि ये 3 मेंबर्ड रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन जिनके पास 3 मेंबर्ड रिंग वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये रिंग मेंबर ये बहुत स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल। इसलिए इसे सबसे पहला पैरामीटर दिया है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, बेंट रेजोनेंस। अगर किसी स्ट्रक्चर के पास बेंट रेजोनेंस है और जितना ज़्यादा बेंट रेजोनेंस है वो उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज एरोमेटिक सिस्टम। अगर किसी के पास एरोमेटिक सिस्टम है, उसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, 2n 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो वह बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसके बाद बेंट रेजोनेंस के बाद पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम होना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने का कि कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं। रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव फैक्ट, ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। मतलब आपको सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर में ये देखना है कि कहीं उसमें बेंट रेजोनेंस नहीं है। अगर बेंट रेजोनेंस आपको नहीं दिखाई देता तो ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट तो नहीं है। फिर आपको चेक करना है कि कहीं इसमें रेजोनेंस तो नहीं मिल रही। रेजोनेंस अगर ना मिले तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट के पास जाना है। इस आप बीच में से किसी भी इफेक्ट को लगा के देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत ही हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन लगा के रखा है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमारे पास 15 स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोकैटायन के और हमें इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है। तो हम इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हम ये जो पढ़ दिए गए क्राइटेरिया हैं उन्हें यूज़ करेंगे। तो मैं आपके साथ यूज़ करती हूँ, आप अपना करिए। लेट्स टेक टाइम। नाउ सी केयरफुली। पहले क्राइटेरिया होता है बेंट रेजोनेंस। इसमें बेंट रेजोनेंस है नहीं, क्योंकि इसमें एक कार्बन नहीं है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसमें बेंट रेजोनेंस है नहीं, क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग नहीं है, इसमें भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें रिंग नहीं है इसलिए नहीं है। इन सारे स्ट्रक्चर्स में ये रिंग नहीं है, इसलिए इसमें बेंट रेजोनेंस नहीं मिलेगी। ये स्ट्रक्चर से इसमें रिंग है पर वो 3 मेंबर्ड से बड़ी है, इसलिए यहाँ बेंट रेजोनेंस नहीं मिलेगी। पर इन 3 स्ट्रक्चर्स में रिंग भी है, बेंट रेजोनेंस भी है, बट स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया इसमें ज़्यादा रिंग है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, इसमें ज़्यादा बेंट रेजोनेंस पाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस। तो हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आएगा 15 मोस्ट स्टेबल, फिर 14, फिर 13। नेक्स्ट हम पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम फाइंड करते हैं कि किसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने हैं? 2, 4, 6। अब 4n + 2 का यूज़ करें तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएंगे, 2 रखेंगे, 1 रखते हैं तो 4 + 2 = 6। तो यानी कि ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम है। तो 2, इसके बाद 1,
इसके बाद 1। ओके, नेक्स्ट अब हमें दिख रहा है कि इनमें से कोई भी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलो हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं, जैसे कि रेजोनेंस। अब रेजोनेंस पे बात आती है कि किस में कितना अच्छा रेजोनेंस है। तो फोर्थ क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा रेजोनेंस मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में ये। फिर यहाँ से बॉन्ड टूट कर इस पे जाएगा और ये बॉन्ड टूट कर यहाँ, तो इसके बाद आएगा फोर्थ के बाद इसकी रेजोनेंस आएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस वीक मानी जाती है, या इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ के बाद आता है हमारा थर्ड। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाते हैं कि किस में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके बेसिस पे क्राइटेरिया डिसाइड करें। तो फिफ्थ में सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि फिफ्थ के पास 3, 3, 6, 3, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। उसके बाद आएगा 7, क्योंकि 7 के पास 3 है। और उसके बाद आएगा 6 के पास हमारे 6 के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 है। एंड उसके बाद आएगा 11, क्योंकि 11 में फोर्थ कार्बन से दूर, अब हम इंडक्टिव फैक्ट के पास जा रहे हैं। 11 में फोर्थ कार्बन से दूर जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव फैक्ट डिक्रीज विद लेंथ ऑफ कार्बन। तो फिर आएगा हमारे पास 11 के बाद 10, क्योंकि इसके पास है। और 9 इसलिए नहीं आया क्योंकि 9 के पास चेन तो बढ़ रही है, लेकिन ये जो है अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव फैक्ट लगाता है -I। सबसे ज़्यादा -I इस ग्रुप का लगाया जाता है, इसलिए ये फर्स्ट हमने ये लिया है, सेकंड फिर ये लिया। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग -I है, बस एक कार्बन दूर है और ये पास में है, इसलिए इसका -I ज़्यादा काउंट होगा। उसके बाद 9 एंड फिर 8, और ये तो एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे लास्ट में आएगी 12। आई होप कि आप अब अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं। आपको ये यूज़ करना आसानी से आ गया होगा और समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, आपके क्वेश्चंस आप करिए। आप क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और भेज सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।